स्टडी विद हर्षिता। जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स का जो फुल फ्लेज कोर्स है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें हमने अकाउंट्स के 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो इकोनॉमिक्स की आज हम जो क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट हम डिटेल में करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, इकोनॉमी ऑन द eve of इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम रहने वाला है। चैप्टर फर्स्ट से हम डिटेल में शुरू करेंगे, वेदर इट इज प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। ठीक है, हम हर चीज को कवर करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, चीजों को एनालाइज करना है और आराम से बैठ के सुनना है। ये सब करने के बाद जो मैंने वीडियोस आपको दे रही हूँ, इनके करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इनको दोबारा से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आप इनसे क्या करिए, इनको रिवाइज करते जाइए। ठीक है, इनको रिवाइज करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप एक बार बुक से फिर उस चीज़ की रीडिंग ले सकते हैं, तो आपकी जो क्लियरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, और आपको समझ भी बहुत अच्छा आएगा। पहले आप ये वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आप एक बार जो उसका प्रैक्टिकल जो पोर्शन है, जो क्वेश्चंस है, उनको लगा के ज़रूर देखना है। ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं या नहीं होते हैं। फिर आपको अगर ये लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत पेंडिंग है, तो आप क्या करना है, आपको दोबारा से एक बार चैप्टर की रीडिंग ले लेनी है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। इसमें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। ठीक है, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फैमिलराइज होना विद द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स के साथ क्या है, फैमिलराइज होना कि जो आज हम हैं, जहाँ पर आज हम प्रेजेंट में खड़े हैं, तो ये प्रेजेंट आज या कल से नहीं आया है। वो पास्ट क्या है, उसके साथ एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद आज हम यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोगों का बलिदान है, बहुत सारे लोगों ने सहा है और बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस वहाँ पर हुआ है। उसके बाद जो आज हम इंडिपेंडेंसी जो अपनी लाइफ है वो जी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम वही सब चीज़ें पढ़ेंगे कि पहले का जो टाइम पीरियड था, ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, इंडिपेंडेंस से पहले जो क्या हम फेस कर रहे थे, क्या डिफिकल्टीज हम फेस कर रहे थे उस टाइम पर, और आज से हम उसको थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये है, जो आज हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारी आज की दिन नहीं है। ठीक है, इट हैज इट्स पास्ट रूट स्टेप इन द हिस्ट्री। ठीक है, उसके पास्ट रूट्स हैं जिसके बेसिस पर जो हिस्ट्री के बेसिस पर है। तो बहुत मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आज और कल से बन जाती हैं, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री से जो चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, उसको एनालाइज करना, इकोनॉमिक के जो पास्ट फीचर्स हैं उनको अच्छे से कैरी करना। ठीक है, स्पेशली और पर्टिकुलरली व्हेन इंडिया और अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, वैसे तो हमारा जो मतलब हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन हमें जो मेन पढ़ना है यहाँ पर वो कॉलोनियल गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं ब्रिटिश रूल के अंदर कैसा था, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम दूसरे आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले की। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंस से पहले की हम बात करते हैं, जब हम हमारा जो देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था, जब उस टाइम पर जो हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट कैसी थी, हमारे देश की जो कैसे डेवलप कर रहा था, तो लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट थी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द 70 to 85 जो % पॉपुलेशन थी वो टोटली किस पर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ठीक है, एग्रीकल्चर पर बेस होने के कारण जो क्या है, हमारा
जो एक ऑक्यूपेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर था वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाया था, और हमारी जो मेजर पॉपुलेशन, और बोल सकते हैं मेजॉरिटी, आपको ये पॉइंट लिख लेने हैं क्योंकि ये बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है सारे, तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आपको ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है लिखने, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट ही एलिब्रेट करके लिखने होंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। ज़्यादातर 75 to 80% जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज जो है अच्छे से नहीं सेटअप हो पाई, ठीक है, क्योंकि जो मेन मोटिव था वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड था, और जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी, तो वो इतने ज़्यादा मतलब एजुकेटेड भी नहीं थे इस चीज़ के रिगार्डिंग। सिर्फ उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, अपने खाने के लिए अन्न को पैदा करना, और मीन्स बस उनका जो यही रूटीन था, उनका मेन यही मोटिव था कि जीने के लिए खाना है बस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पर, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम पर क्या था, इंडिया handicraft is popular at that time, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट पॉपुलर था, हैंडीक्राफ्ट पे भी क्या था, मीन्स जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी वो पॉपुलर थी, और स्पेशली जब हम बात करते हैं जो सिल्क, जो टेक्सटाइल थी, सिल्क की जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। सिल्क, जूट और कॉटन की हम बात करें, जो कि मीन्स बंगाल में फॉर्म करी गई थी। बंगाल में हमारी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो कि मेनली सिल्क और मसलिन फैब्रिक के लिए जानी जाती थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। मसलिन फैब्रिक के लिए जानी जाती थी, और उसमें मसलिन में उसमें क्या आता था, एक तो मीन्स मलमल, जो उसमें एक क्वालिटी थी, मलमल एक मीन्स एक तरीके की स्पेशल वो थी, मलमल खास और मलमल शाही, ये दो तरह की क्या थी, मीन्स कॉटन और सिल्क की एक वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पर, और ये रॉयल्टी को प्रेजेंट करती थी, ठीक है। जो इनको मीन्स पहनता था वो क्या होता था, रॉयल लोग ही इसे पहनते थे। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम पे लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उस टाइम पे क्या थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर था, वहीं पर काम हो रहा था, और वहाँ पर भी जो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ओके। फिर उसके बाद एक मीन्स उस टाइम पर जब हम बात करते हैं ब्रिटिश लेवल की, तो उस टाइम पे क्या था, जो सिंसियरली फोकस नहीं किया गया था, ठीक है। सिंसियरली नॉट फोकस ऑन द कैलकुलेशन और एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल और पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है उस पर फोकस नहीं किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन जो इंडिया के कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने उस पर फोकस किया, जैसे कि हम बोल सकते हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक्चुअल में एस्टिमेट की और उनका नाम भी आया जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को नेशनल इनकम, जो पर कैपिटा इनकम का वो जनरेट का फादर कहा जाता है, या कुछ भी हम बोल सकते हैं, उन्होंने किया था। फर्स्ट टाइम उन्हीं ने जो एस्टिमेट की थी, ठीक है। और उसमें अदर जो इकोनॉमिस्ट भी थे, RV राव थे, ठीक है, और अनदर भी थे, मेरे को भी उनका नाम याद नहीं है, RC देसाई हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। पहले हमने क्या किया, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उस टाइम पर, ठीक है। अब क्या आता है, फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर। उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था, यहाँ पर हमें ये बताना है। एग्रीकल्चर सेक्टर था जो लो लेवल
टेक्नोलॉजी, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर, लो लेवल ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, ठीक है। और जो 85% मैंने आपको बताया है जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड थी, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, ओके। सम ग्रोथ, ठीक है। और इस पे 85% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लो लेवल टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर। और हम इसमें मीन्स जो उस टाइम पर जैसे आज हम हाइब्रिड और यूरिया वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी जो उत्पाद को, अपने एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर क्या है, लो और मिनिमल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उस टाइम पर जो मीन्स प्रोड्यूस को मीन्स अच्छे से करने के लिए जो फर्टिलाइजर्स आज हम यूज़ कर पा रहे हैं अच्छे से, HVY सीड्स जो हम यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पर नहीं थे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक जो मेनली हम सम और हाउ हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई कुछ तो किया था, ठीक है। यहाँ पर उनके उसके मीन्स प्रोडक्शन में डेवलपमेंट करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं ऐसा किया था, ठीक है, जिससे क्या है फार्मर्स अपना जो है प्रोडक्शन वो अच्छे से कर पाए। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। कल्टीवेशन की जो लैंड है उसको ज़्यादा बढ़ाया था, उसको बढ़ावा दिया था, लेकिन उसके पीछे भी उनका एक क्या था, उनका अपना मोटिव था, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कराते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड फार्मर्स के लिए अवेलेबल कराई गई, ठीक है। और वो भी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, अपने जो होम कंट्री में वहाँ पर क्या कर सके, इसको एक्सपोर्ट कर सके और लेके जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम वैसे तो नंबर ऑफ सिस्टम्स चलाए थे, नंबर ऑफ जो पॉलिसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी इंडिया में, लेकिन वो सिर्फ अपने ही बेनिफिट और अपने ही इंटरेस्ट पर आकर खत्म हो जाते थे, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं जमींदारी सिस्टम, ठीक है। जमींदारी सिस्टम लेकर आया गया फार्मर्स के लिए। इसमें क्या किया गया, जमींदार्स के लिए था मेनली, लेकिन जो बीच में उनका जो क्या था, फार्मर से उनको क्या करना था, रेंट कलेक्ट करना था। रेंट कलेक्ट करने का यहाँ पर भी उनको क्या हो गया, अपना एक इनकम का सोर्स उन्होंने मान लिया। जमींदारी सिस्टम, ठीक है। जमींदारी सिस्टम में उन्होंने क्या किया, रेंट कलेक्शन शुरू कर दिया। रेंट कलेक्शन से क्या हुआ, फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे, क्योंकि पहले तो क्या था, फार्मर्स अगर अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो जितना भी उनसे हो पाता था उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन इस जमींदारी सिस्टम के बाद क्या हुआ, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ उनको क्या देना था, फिक्स्ड था ये, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट दे हैव टू पे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट उनको पे करना पड़ता था, जिससे कि उनकी जो इनकम होती थी वो सारी रेंट पे करने में ही चली जाती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि सीजनल मीन्स उसके कारण वो क्या कर पाते थे, अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, उनका जो प्रोड्यूस उन्होंने किया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था ड्यू टू, हम बोल सकते हैं रेन के कारण, या फिर क्लाइमेटीज के कारण जो है उनका प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन फिर भी उनको क्या करना था, अपना रेंट पे करना होता था। तो ये कि बहुत ज़्यादा मतलब
डिसएडवांटेजेस था इस जो जमींदारी सिस्टम का था कि उनको पे करना पड़ता था, चाहे उनके पास इनकम हुई है चाहे नहीं हुई है। ठीक है, ये भी उनका क्या था, उनका अपना इंटरेस्ट था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग क्या करने लगे थे, सुसाइड करने लगे थे इस केसेस में, जो जमींदार हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या था, एग्रीकल्चर में मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं। लैक ऑफ इरिगेशन इम्पोर्टेंट है गाइस आपको, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से ऐसे चैप्टर करोगे तो आप बहुत इजी आपको ये चैप्टर लगेगा। लैक ऑफ इरिगेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो लैक ऑफ यूज ऑफ, हम बोल सकते हैं नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, तो हमें पता चल गया। ठीक है, इस टाइम पर क्या हुआ था, मोर फोकस ऑन द, यहाँ पर एक चीज़ और थी, एग्रीकल्चर में क्या किया गया था, मेनली फोकस ऑन क्या, कैश क्रॉप पर ज़्यादा फोकस किया गया था एज कम्पेयर टू देयर मीन्स क्रॉप्स जो खाने के लिए फूड ग्रेन्स वगैरह जैसे ये यूज़ होते हैं, तो इनको ना उगा के उनको क्या फूड क्रॉप की बजाय उनको क्या किया गया था, कैश क्रॉप उगाने के लिए बोला जाता था, जिससे उनकी जो अपने खाने की जो नीड है वो भी फुलफिल नहीं हो पाती थी, और एक मीन्स उनको एक रोटी एक दाने के लिए भी महामारी उस टाइम पर मची होती थी, क्योंकि मेनली जो प्रोडक्शन होता था वो कैश क्रॉप का होता था, और वो क्या पहुंचा दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा टू देयर होम कंट्री। तो बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी उस टाइम पर। ठीक है, फिर हमने एग्रीकल्चर में आपने पढ़ लिया ना कि उन्होंने कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस मतलब करना शुरू कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। ठीक है, HYV सीड्स का यूज़ नहीं किया जाता था, और जमींदार सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे क्या हो गया था, रेंट और वो कलेक्ट किया जाता था, जिससे उन्हीं के ऊपर क्या गया, वर्स इफेक्ट उसका हुआ था। ठीक है, सेकेंड हम आ जाते हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहले हमने अब देख लिया कि एग्रीकल्चर पर इसका क्या इफेक्ट है, सेकेंड हम देखेंगे इसका इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट रहा। ठीक है, इंडस्ट्रीज को कैसे इफेक्ट किया। ठीक है, इंडस्ट्रीज वैसे तो जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं मीन्स बनाई गई थी यहाँ पर, क्योंकि जो मेनली इंडस्ट्री सेटअप थी, पहले मैंने आपको बताया था इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत फेमस था। ठीक है, लेकिन उससे क्या हो गया, जो यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हम बना के देते थे और उसका क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता था, और यहाँ पर फिनिश्ड, यहाँ एक मिनट मैन्युफैक्चर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो इसके बाद फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में क्या आता था, इंडिया वापस आ जाता था, इंडिया। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था। ठीक है, रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी ब्रिटिश। ठीक है, वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, फिर फिनिश गुड में चेंज होकर क्या होता था, इंडिया में आता था। वही चीज़ हमें क्या होती थी, ये हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। ठीक है, ये हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी। ठीक है, रॉ मटेरियल, लेकिन क्या करते थे ये लोग, हमसे ले जाकर उसी प्रोडक्ट और गुड्स को एट अ वेरी चीप रेट यहाँ पर क्या करते थे, सेल गुड्स
हम यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक बार अब बना देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, उनको जो क्या फिनिश्ड गुड्स को क्या कहें, सेल देम, इन्हीं से मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे आई थिंक मेरे को लग रहा है उससे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। फिर देखो रॉ मटेरियल इंडिया का होता था, ठीक है, रॉ मटेरियल इंडिया का होता था, फिर मैन्युफैक्चर के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर के लिए वहाँ लेके जाती थी अपनी कंट्री में, फिर फिनिश्ड गुड को चेंज करके फिर इंडिया में वापस लेके आती थी। और उसको ये मीन्स हमारे लिए तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती थी, लेकिन वो क्या प्रोवाइड करते थे, प्रोवाइडिंग finished product at a cheap cost। ठीक है, चीप कॉस्ट पे या चीप रेट पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, चीप रेट पे क्या करते थे, वो अवेलेबल कराते थे हमें गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिससे क्या हो गया, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर दी, हमारी इंडस्ट्रीज फॉल कर दी, क्योंकि जो लोग हैं वो सस्ते में लेना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारे ही लोग, हमारे ही कंट्री के लोग क्या करने लग गए, जो बाहर से प्रोडक्ट बन के आते थे, चीप प्रोडक्ट बन के आते थे, उनको बाय करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हो गई, हमारी हैंडीक्राफ्ट जो क्या कर गई, फॉल कर गई। ठीक है, फॉल इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्रीज वो क्या कर गई, फॉल कर गई। और ऐसे इनके लिए जो मेनली है बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगाई गई इंडिया में, क्योंकि जो मेन वो क्या था, उनका मेन मोटिव यही था कि यहाँ से हम क्या करें, रॉ मटेरियल हमें मिले। ठीक है, रॉ मटेरियल को ले जाके वो फिनिश गुड्स में चेंज करके सेल कर दें, सेल कर दें इंडिया में। ठीक है, तो उनका मेन मोटिव यही था। इसलिए जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई, और अगर इंडस्ट्री सेटअप भी हुई तो वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर या स्मॉल लेवल पर हुई। ठीक है, ठीक है, मेजर फोकस ऑन रिड्यूस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपोर्ट जो कम करने के लिए, और इंपोर्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज अपने आप ही फॉल करेंगी। अगर हम बाहर के जो प्रोडक्ट को अहमियत दे रहे हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज अपने आप फॉल करेंगी। तो उस टाइम पर जो इंडस्ट्रीज का जो मेन फोकस था, देखो हैंडीक्राफ्ट हमारी फॉल कर गई थी, क्योंकि हमारे से जो मटेरियल लेके जाया जाता था उसको फिनिश्ड गुड्स में हमें ही रिटर्न कर दिया जाता था एट अ चीप कॉस्ट। ठीक है, जिससे क्या हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगी होती थी, लेकिन उससे कम में अगर वो हमें सेल किया जाता था तो हमारे ही लोग उसको परचेज करते थे। जिससे क्या हो गया, हमारी जो खुद की इंडस्ट्रीज हैं वो इनको क्वालिटी अच्छी देते थे, जो वहाँ से आते थे क्वालिटी अच्छी होती थी, लो कॉस्ट पर होते थे, तो उनको मीन्स उनको बाय करने के लिए जो लोग रेडी रहते थे कि हाँ लो कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो उसको प्रेफर करते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो हमारी इंडस्ट्रीज फॉल कर गई। ठीक है, सेलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडिया में क्या करने लग गए, फिनिश्ड गुड्स को सेल करने लगे। ठीक है, और इससे जो हमारी ये फॉल करने का एक और बुरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट वगैरह कहीं पर भी इंगेज थे इंडस्ट्रीज के साथ, तो वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, उनके पास अब काम नहीं है।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स को जो प्रेफरेंस दे रहे हैं उनको बाय कर रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, फॉल इन हैंडीक्राफ्ट, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग, जो मेन फोकस रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई हमारे यहाँ पर, और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाई इसके कारण। क्योंकि अगर यहाँ पर ही जो हमारा रॉ मटेरियल है, हमारे रॉ मटेरियल से यहीं प्रोडक्ट बनाया जाता, मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती और यहीं पर सेल किया जाता, तो बहुत अच्छा हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करती। ओके, फिर क्या आ जाए सेकेंड हाफ में, जो हम 90s की बात करें, सेकेंड हाफ ऑफ द 90s जो है इंडस्ट्री सेटअप शुरू कर दी गई थी, ठीक है, उसमें लेकिन उनमें भी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, ठीक है, उनको सेटअप कर दिया गया था लेकिन उनकी जो ग्रोथ थी वो भी कम ही थी। जैसे हम बात कर लेते हैं स्टील एंड इंडस्ट्रीज प्लांट लगाए गए, ठीक है, जूट प्लांट लगाए गए, जूट प्लांट हम बंगाल में सेटअप किया गया, टिस्को स्टील एंड प्लांट इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, ठीक है, रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ 80s में, ठीक है। तो वो क्या हुआ था, मीन्स उन्होंने ये सब चीज़ें की लेकिन वो भी अपने बेनिफिट के लिए, देखो रेलवेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे रेलवेज वो लेकर आए ताकि वो इजीली क्या कर सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, ठीक है। और स्टील की जो लगाएगी और आयरन एंड स्टील लगाएगी वो रेलवे के लिए ही लगाएगी इतनी। पावर कॉरपोरेशन, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज फॉर्म हुए उस टाइम पर, ठीक है, लेकिन उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मीन्स इंडस्ट्रीज भी हमारी फॉल कर गई देयर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, नो और हार्डली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में मैंने बताया था आपको, यहाँ पर क्या था, जो हमारी इंडस्ट्रीज फॉल कर गई थी, हैंडीक्राफ्ट की अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी हमारे यहाँ पर, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया था, जो कैपिटल गुड्स फॉल इन नो और मीन्स लेस और नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज और सेटअप, ठीक है। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं उनमें से एक भी ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं करी गई। सच कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हमारी होते हैं जैसे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इनको यहाँ पर कैपिटल गुड्स के लिए कहा जाता है कि कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी प्लांट्स वो सब कहाँ से होते थे, हमारे हमको इंपोर्ट करने होते थे। यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी गई प्लांट एंड मशीनरी इन सब चीज़ों के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए हमें बाहर से अपने इक्विपमेंट्स मंगाने होते थे, ठीक है। इंडस्ट्रीज का हमें समझ आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड जो हमारी एक्सपोर्ट और ट्रेड जो हमारा था दूसरे देशों दूसरी कंट्रीज के साथ, पहले हमारा जो मीन्स अगर हम बात करें बहुत पहले की, ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं इंगेज थी इंडिया के साथ, ठीक है, तब हमारा जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर हम ट्रेड करते थे विद अदर कंट्रीज। लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद, जब से ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रूल करना शुरू हुआ, तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो सिर्फ उन तक ही सीमित रह गया बजाय कि अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो जब स्वेज कैनाल ओपन कर दी गई तब तो हम ओवरऑल कंट्रोल बोल सकते हैं, और किनसे फुल कंट्रोल जो हमारे ऊपर था, हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर था, वो किसका था, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था। तो उस टाइम पर है जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो इतना ज़्यादा नहीं था, जो मेनली हमारा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही था, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस। उस टाइम की डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी? फॉरेन ट्रेड, फोर्थ वन इज डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशन से हम क्या समझते हैं? मीन्स डेमोग्राफिक इज रिलेटेड टू द सेक्स, मीन्स सेक्स, क्रीड, रेशियो, रिलीजन और जेंडर। हम इस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, कि कितने जो लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट, किस क्रीड से हैं, इन सब चीज़ें, ये सब हमारे कहाँ आते हैं? डेमोग्राफिक में आते हैं। तो उस टाइम पे जो डेमोग्राफिक कंडीशंस थी क्या है, उसको हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट हमारा जो सेंसस, जो फर्स्ट टाइम जो हमारी जनरेशन या पॉपुलेशन जो फर्स्ट टाइम हमारी कैलकुलेट की गई थी, फर्स्ट टाइम सेंसस जो इसमें हुई थी 1881 में, हमारी जो फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया था, और उसके बाद हर 10 साल बाद जो पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है। और जो उस टाइम की लिटरेसी जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। उस टाइम पर जो पीपल है इलिटरेट रहते थे। मैंने आपको बताया है कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंट्री इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी और कुछ सर्विस सेक्टर में, तो इसलिए जो एजुकेटेड पीपल बहुत ज़्यादा कम थे, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल लिटरेसी जो इंडिया का था उस टाइम पर, उस टाइम की हम बात करते ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या था? लेस देन 16%, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर अगर आपको पॉइंट्स ध्यान है तो आप आंसर कहीं से भी कर सकते हो। लेस देन 16% थी, ठीक है। अगर हम मोर यहाँ पर फीमेल की बात करें, फीमेल एजुकेशन और यहाँ पर लिटरेसी रेट बोल सकते हैं, लिटरेसी रेट क्या थी? लेस देन 6%, ठीक है। लेस देन 6% जो फीमेल की उस टाइम पर जो वुमेन को एजुकेशन का इतना ज़्यादा मीन्स पता भी नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, और बहुत ज़्यादा कम जो लोग थे पढ़ते थे उस टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद इस टाइम पर क्या था, जो मेनली जो बीमारियां थी वो किससे रिगार्डिंग फैली होती थी? जो एयर, वाटर और बोन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो फैली होती थी, क्योंकि उस टाइम पर अच्छी जो हम बोलते हैं हॉस्पिटलिटी जो फैसिलिटीज़ नहीं थी, और अच्छी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की जो अच्छा स्वच्छ पानी की हम बात करते हैं, क्लियर वाटर की, वो नहीं मिल पाता था उस टाइम पर, ठीक है। तो बहुत सारे जो उस टाइम पर क्या थी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा था, ठीक है। आज हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन उसका एक बेस था, ठीक है, जिसके बेसिस पर आज हम ऐसे अपने मतलब उस हालातों को सुधारते सुधारते यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो पास्ट को हमें पढ़ना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस टाइम का जो मॉर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, क्योंकि हम बोल सकते हैं उस टाइम का जो मॉर्टेलिटी रेट था 218 218 था, लेकिन आज से कंपेयर करें तो 40 है, ठीक है। तो देखो ये कितना ज़्यादा है, वहाँ से ये 40 पर है, ये कहाँ पर 218 है, ठीक है। तो मीन्स उस टाइम पे कितना ज़्यादा था। और मेनली हम इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जो नवजात शिशु हम बोलते हैं जिनकी डेथ पैदा होते ही हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थी।
तो लेकिन उसके लिए बहुत सारे अब तो स्टेप्स उठाए जा चुके हैं, लेकिन ऐसे कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज़ नहीं थी गांव में, तो बिल्कुल नहीं थी। बहुत अगर कोई थी भी तो वो उस प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी जैसे मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई मीन्स आने जाने के साधन इतने नहीं थे कि हम जैसे अब तो हमें हॉस्पिटल एम्बुलेंस हमारे पास होते हैं, अगर हमें कॉल करके बुलाने हो तो हम इजीली बुला सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। वैसे कोई जैसे अब यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, पहले ऐसा नहीं था। बहुत दूर दूर जो हॉस्पिटल्स होते थे, लेकिन वो भी इतने प्रॉपर। फोर्थ वन आ जाते हैं हम, ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीन थी, ठीक है, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड थी। तो हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो इंगेज थी वो किस में थी, हमारे एग्रीकल्चर में इंगेज थी। नियर अबाउट हम बोल सकते हैं 70 to 75% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। और फिर यहाँ पर हम 15 to 20% यहाँ पर सर्विस सेक्टर में इंगेज थी। और यहाँ पर 10% पॉपुलेशन हमारी कहाँ थी, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर में इंगेज थी। और यहाँ पर जो 15 to 20% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो किसमें, सर्विस सेक्टर में थी। जैसे कि हम हमारे जो पोर्ट्स वगैरह या फिर हम कोई मीन्स डाक की उस टाइम पे पोस्ट की जो जो थी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, तो वो ज़्यादा थी 15 to 20 जो। लेकिन जो इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ही देखो बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज था उस टाइम पर, ठीक है। ये ऑक्यूपेशनल जो हमारा मेन था वो एग्रीकल्चर ही था, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं सर्विस। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो इंडिया मेनली कंट्रीब्यूट कर रहा है एट द सर्विस सेक्टर, ठीक है। फिफ्थ वन में हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। उस टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मीन्स स्ट्रक्चर था वो था कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नहीं थी, बहुत अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की नहीं थी, बहुत ही जो हमारे पास मिनिमल ऐसे साधन थे जिनकी वजह से हम अपना मीन्स कर गुजारा कर सके, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे उस टाइम पर रेलवेज थी, ठीक है, रेलवेज, वाटरवेज, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स उस टाइम पर लगाए गए थे। लेकिन ये सिर्फ क्या है, उनका मेनली बेनिफिट यही था कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करे। रेलवेज, वाटरवेज, ठीक है, पोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और पोस्ट और इस टाइम पर तो ये देखो यहाँ पर ये सिर्फ क्या है, ये उनके सामान के लिए ले जाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन और रोडवेज मीन्स रोड भी उस टाइम पर। लेकिन एक पर्टिकुलर जो रोड्स हैं वो यूज़ की जाती थी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, और या फिर हम आर्मी के लिए जो यूज़ होती थी वो रोड्स बहुत अच्छी बनाई जाती थी, बजाय कि जो मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया जाता था, उनके मीन्स गुडनेस के लिए काम नहीं किया जाता था। सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो उस टाइम पर थे कॉलोनियल जो रूल करते थे वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हक में बात करते थे, ठीक है। तो हमने ओवरऑल चैप्टर में क्या पढ़ा है, ओवरऑल चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था वो कैसे रूल रहा, मीन्स कैसे हमारी जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करी, कैसे हमारा एग्रीकल्चर, कैसे हमारा जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब चीज़ें इम्पैक्ट हुई, ठीक है। कैसे हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक जो है वो कैसे डेवलपमेंट मीन्स बिलो द लाइन रह गई और बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। डेवलपमेंट हुई लेकिन
उन स्पेसिफिक चीज़ों में हुई जहाँ पर उनका इंटरेस्ट था। जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, और हम रेलवेज में बोल सकते हैं, हम तो वाटरवेज में, तो वो सिर्फ क्या हुआ, उन्होंने अपना साधन देखा कि दैट कि हमें सामान ले जाने के लिए एक इजिली मीन्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, ताकि हम इजिली अपने सामान को इधर से उधर लेके जा सके, तो उन्होंने उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो अदर थिंग्स थे, जैसे इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं किया गया। एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी कुछ ऐसा काम नहीं किया, ठीक है, बजाय कि उन्होंने हम पर टैक्सेस, हाई ड्यूटीज इम्पोजेज की गई, रेंट्स हमारे ऊपर लगाए गए। तो मेन और जो इसका सेशन का यही था। आपको हर एक चीज़ मैंने पॉइंट में कराई है, बुक में थ्योरी के फॉर्म में है, समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना अपने हर डाउट को, ठीक है। आपके साथ आज हमने पूरा चैप्टर फर्स्ट है जो वो पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। अगर आपको अकाउंट्स के कोई भी चैप्टर देखने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। कॉमर्स का फुल फ्लेज बैच रहने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और मीन्स मेरी मोटिवेशन बढ़ सके, ठीक है। थैंक यू गाइज।